हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे आपका चैप्टर सॉल्यूशन में। कुछ कंसेप्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में, आपके सीबीएसई में, आपके जे एडवांस में भी। तो जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है मोलैरिटी का, मोलैरिटी कंसेप्ट, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। ये सब क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में आज पढ़ेंगे कंसेप्ट। और साथ में हम सीखेंगे जितनी भी बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बने रहेगा साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले है वो है बच्चे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या चीज़ होती है? तो मोलैरिटी होती है, इट्स डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी, इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 लीटर of solution, 1 लीटर of solution। कहने का मतलब यह कि मोल्स ऑफ सोल्यूट है, सॉल्वेंट के मोल नहीं है। इट्स सोल्यूट, सॉल्वेंट नहीं है, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। याद रखिएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट है प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब जो सोल्यूशन की वॉल्यूम है वो 1 लीटर है यहाँ पे। ठीक है जी, अगर गिवन हो तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट किया करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है जी, अगर लीटर में नहीं, मान लो एमएल में होगी तो 1000 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। एन सोल्यूट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, याद रखेगा। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हुई तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये आपकी मोलैरिटी होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने प्रेजेंट हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। नेक्स्ट बात ये आती है कि सर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं, इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो होंगे मेरे बच्चों गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास वो जरूरी नहीं वो सोल्यूट हो, वो कोई भी हो सकता है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालें किसी भी सब्सटेंस के तो उसका गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाता है, याद रखिएगा। गिवन मास को कई बार हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, आपकी वैसे ही मोलर मास को हम एम डॉट एम से डिनोट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होते हैं, तो निकाल लीजिएगा। उसके बाद यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी आपको दिख रहा होगा। मैंने एक बात हमेशा था, जो यूनिट्स होती है किसी भी पैरामीटर की, और आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो वहां से यूनिट चेक कर लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट, आपकी यूनिट्स क्या होती हैं? मोल ही होती है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होती है? लीटर। तो इसका मतलब क्या बना? यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी, मोल पर लीटर। इसको डिफाइन ऐसे कई बार ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, मोल लीटर इनवर्स, याद रखिएगा। या फिर जो लीटर इनवर्स होता है बच्चे, कई बार आपको याद होगा कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो उसको ऐसे भी लिखा जाता है मोल डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब, या डेसीमीटर क्यूब इनवर्स बोल सकते हो। तो याद रखिएगा 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है जी। ठीक है, ये हुआ कंसेप्ट मोलैरिटी का। ठीक है जी, मतलब हमने जो बेसिक डेफिनेशन है वो पढ़ी है कि मोलैरिटी क्या चीज होती है। नेक्स्ट ये बात पढ़नी है कि क्वेश्चन में ये लैंग्वेज यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। अब क्वेश्चन के एग्जाम्पल सुनिएगा। एग्जाम्पल में आपको ऐसी लैंग्वेज दी जाएगी, मान लीजिए 0.4 कैपिटल एम सॉल्यूशन ऑफ, मान लो किसी का होगा यूरिया का, यूरिया का 0.5 कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी है जी, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है। इसका मतलब समझना बच्चे, इसका मतलब ये है कि इट मींस 0.5 मोल्स प्रेजेंट in 0.5 moles of urea present in 1 liter of solution,
कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको समझाया था, जो मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज में हम 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मान लेते हैं, मतलब वो रेफरेंस था। ऐसे ही यहाँ पे 1 लीटर रेफरेंस हो जाता है, ये बात याद रखेंगे। तो हमें इसका मतलब है कि अगर ये ऐसी कोई लैंग्वेज गिवन होगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें पता होंगे 0.5 होंगे, और जो वॉल्यूम होगी सॉल्यूशन की वो भी हमें गिवन है, कितनी है, 1 लीटर। ये बात याद रखिएगा, ऐसे डिकोड किया जाता है मोलैरिटी को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप एक बात और देखें यहाँ पे, जो मोलैरिटी होती है, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है? अगर हम चेक करें तो देख इसके फॉर्मूला में क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो सकती है, टेम्परेचर डिक्रीज तो वॉल्यूम भी डिक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये बात रखिएगा। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों है जी? बिकॉज ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, बिकॉज ये क्या करती है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है, बिकॉज वॉल्यूम चेंजेस। ये इसको सिंपल हम ज़्यादा बेटर वे में लिखें कि वॉल्यूम आपकी एक्सपैंड हो सकती है या कंप्रेस हो सकती है। डस्टर कहाँ गया, ये पड़ा, वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम एक्सपैंड और कंप्रेस विद चेंज इन टेम्परेचर, विद चेंज इन टेम्परेचर। तो जिसकी वजह से जो मोलैरिटी है वो आपकी चेंज हो सकती है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इन जनरल वैसे याद रखें, जो मास होता है अगर कोई मास पे डिपेंड करता है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। अगर वहां पे आपको फॉर्मूला में कहीं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ रहा है, वॉल्यूम की टर्म आ रही है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। सिंपल सा रूल याद रखेंगे, ठीक है। किसी भी जो भी हमने अब तक पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन हमने पढ़नी है, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, मोलैरिटी पढ़ेंगे, हम मास परसेंटेज पढ़ चुके हैं, पीपीएम पढ़ चुके हैं। तो आपने सिंपल यह बात याद रखनी है, अगर फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है या वॉल्यूम की टर्म आई है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, अदरवाइज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मास चेंज नहीं होता जी टेम्परेचर के साथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताई है, डिकोडिंग ऐसा होता है, वहां पे लिखा होता है, यही क्वेश्चंस के अंदर लिखा होता है, यही आपने चेक करना है। आगे चलते हैं, मोलैलिटी, कंसेप्ट ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी को मेरे बच्चों स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से। मोलैरिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के मोल ही होंगे जैसे वहां पे, लेकिन क्या होंगे, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे जी। ध्यान रखें, फॉर्मूला में चेंज हो चुका है। तो मोलैरिटी जो स्मॉल है मेरे बच्चे, वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, मैं एन सोल्यूट लिख रहा हूँ जी, ये एन सोल्यूट आपका शॉर्टकट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, या देखिए सॉल्वेंट का मास होगा केजी में, अगर ग्राम में हुआ तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, हम शॉर्टकट ले लेते हैं। अगर ये ग्राम में हुआ बच्चे तो आप 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, याद रखिएगा इसके बारे में, बहुत आसान है समझना। मोलैलिटी में और मोलैरिटी में आपको फर्क दिख रहा है कि जो मोलैलिटी है और मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल जो न्यूमरेटर टर्म है वो सेम है, जो डिनोमिनेटर टर्म है उसमें डिफरेंस है, वहां पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है। इतना बात का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आगे इसकी यूनिट चेक कर लो बच्चे, यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी क्या होंगी, यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी क्या होंगी जी, आपको दिख रहा है फॉर्मूला में, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट है केजी, तो मोल पर केजी हो जाएगा यहाँ पे, मोल पर केजी, यहाँ पे बोल दो मोल केजी इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है जी। या फिर कई बार ग्राम इनवर्स होता है, लेकिन याद केजी और ग्राम में फर्क होता है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो जी ठीक है,
यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी पता चल गई। अब इसको एग्जाम्पल में कैसे चेंज करना है, 0.5 स्मॉल एम होगा जी। स्मॉल एम का मतलब समझ जाना है कि मोलैरिटी है, कैपिटल एम है तो मोलैरिटी है। मैं सोल्यूशन लेता यूरिया का, वही 0.5 या अपनी तरफ से कर लो 0.2 कर लो, तो थोड़ा सा अलग हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि 0.2 मोल जो है यूरिया की वो प्रेजेंट है कहाँ पे, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा 0.5 मोल्स ऑफ यूरिया, 0.2 moles of urea present in 1 kg of solvent, in 1 kg of solvent। अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड कितने हो जाएंगे 0.2, हमें पता चलेगी इन्फॉर्मेशन। और जो मास है सॉल्वेंट का वो भी गिवन हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 1 kg। तो ये डिकोड याद रखिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन होगा। अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर ये लाइन लिखी हुई तो याद रखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड पता होंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट पता होगा हमें। ठीक है जी। अब मोलैलिटी क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, आपके सामने है, नहीं होगी। क्यों, नंबर ऑफ मोल्स है और मास है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड मोलर मास होता है, तो सब मास की टर्म्स आ रही है, तो मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी जी, याद रखिएगा इस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बिकॉज mass doesn't change with temperature, because mass doesn't change with temperature, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नेक्स्ट होगा मेरे बच्चों, नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे कि मोलैरिटी में क्यों पूछा था, मोलैरिटी और मोलैरिटी जो है इनमें से बेटर कौन है। अगर आपने क्या करना है, किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विच वन इज कंसीडर्ड बेस्ट, तो हम कहते हैं कौन सी है जी, मोलैरिटी इज कंसीडर्ड। क्यों, अगेन इस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जबकि मोलैरिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये भी बात हम लिख लेंगे यहाँ पे, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि विच वन इज कंसीडर्ड बेटर, है ना, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन of solution, molality is considered better than molarity, because it doesn't, या बोल दो because it is independent of temperature, it is independent ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी बच्चे, तो टेम्परेचर चेंज होने से मोलैलिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो सॉल्यूशन में जो लेबलिंग है वो वही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, याद रखिएगा ये बात इंपॉर्टेंट है। देन अगर आपको कोई पूछे कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन पूछा जाता है कई बार, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी कैपिटल एम है जी, एंड मोलैलिटी मैं लिखता हूँ स्मॉल एम से। ठीक है, रिलेशन बताओ, तो मैं कहता सबसे यहाँ पे एक चीज और आती है, डेंसिटी। लेट जो डी है बच्चे, डी जो है इट्स अ डेंसिटी इसकी सोल्यूशन की डेंसिटी है जी, याद रखिएगा इज अ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मैं लेता हूँ उसको ग्राम पर एमएल में, ग्राम पर एमएल में है सपोज कीजिएगा। अगर ऐसा हुआ तो इनमें रिलेशन होता है स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन डी, मतलब डेंसिटी माइनस एम इंटू M2। जो डेंसिटी है ये डी इज द डेंसिटी और यहाँ पे 1000 डिवाइड हो जाता है बच्चे। ये तब होगा अगर डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है, अगर ग्राम पर लीटर में हुई तो ये 1000 नहीं आएगा, याद रखिएगा। ये जो M2 है इट्स मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ध्यान रखिएगा सोल्यूट का है, सॉल्वेंट का नहीं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कैप स्मॉल एम मोलैलिटी, कैपिटल एम मोलैरिटी, डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की है, सोल्यूट या सॉल्वेंट की नहीं। और ग्राम पर एमएल में होगी तो 1000 डिवाइड होगा, याद रखिए। अगर ये ग्राम पर लीटर में होगी तो 1000 डिवाइड नहीं होगा, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसको दूसरा लिखने का तरीका, कई बार एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके उस पर, इट इज 1 बाय स्मॉल एम ऐसे लिखा जाता है इसको।
1 बाय स्मॉल m d बाय कैपिटल M माइनस m2 बाय 1000, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, याद रखेगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ लिया मेरे बच्चों की मोलैलिटी, और मोलैरिटी में क्या कंसेप्ट होता है इनका, इनमें रिलेशन क्या होता है, ये हमने सारी चीज़ें देखी हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, वहाँ पे लिखा आता है, उसको डिकोड कैसे करते हैं, ये भी हमने जाना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं जी? मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। ध्यान से सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को, इसका सिंबल जो होता है बच्चे थोड़ा सा ऐसा होता है, टेढ़ा सा एक्स होता है ऐसा करके। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होती है, पहले ही बता रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब रेशो, तो मतलब किसकी रेशो? मोल्स की। अगर आप किसी भी सब्सटेंस या कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो उसमें वो क्या होगी? रेशो ऑफ द नंबर ऑफ सब्सटेंस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज द रेशो, it is defined as the ratio of number of moles of the component। component का मतलब जिस component के बारे में बात हो रही है, चाहे वो solute है चाहे वो solvent है, number of moles of component to the total number of moles in the solution। अगर मैं कहूँ, मुझे कोई कहे मोल फ्रैक्शन निकालो ए की, मतलब इसको एक्स से लिख रहे हैं ऐसे, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, अगर कोई कहे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आ जाएगी, जो आपका कंपोनेंट ए होगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, क्या होंगे? Na प्लस Nb। अगर मैं किसी बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, याद रखिएगा। अगर मुझे कोई मोल फ्रैक्शन बी की बताओ कंपोनेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दी सॉल्यूशन। एक बात और चेक करो कि जो मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर पार्ट है और जो डिनोमिनेटर पार्ट है, आपको पता लग रहा होगा कि ग्रेटर कौन है? जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा न्यूमरेटर से। तो ये बात हुई कि जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहने वाली है। ये बात याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है हमेशा 0 और 1। अगर प्योर हुआ कोई, मान लो अगर प्योर ए पड़ा हुआ कंपोनेंट, तो 1 के इक्वल हो सकती है, दूसरी क्या होगी? 0 हो जाएगी, ऑब्वियसली है। अगर ए और बी को मिक्स किया गया तो ये बात क्लियर कट है कि ए और बी जो है उनकी मोल फ्रैक्शन 0 1 के बीच में आएगी। अगर प्योर कंपोनेंट ए है तो उसकी मोल फ्रैक्शन 1, दूसरे की 0, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं है वो। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, एक बात और, कि जो इन दोनों का आपको दिख रहा होगा सम करके देखो, अगर सम देखा जाए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हमेशा 1 आता है, याद रखिए ये हमेशा यूनिटी आता है। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, यहाँ पे चाहे मैं 3 कंपोनेंट होते, चाहे 4 होते, चाहे जितने मर्जी होते बच्चे, उन सब का जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का वो हमेशा 1 आता है, बात याद रखिएगा। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन of all the components is always, हमेशा is always यूनिटी का मतलब हमेशा 1 होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कहूँ एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास n कंपोनेंट मिक्स किए गए हैं, n का मतलब 1 2 3 4 n कंपोनेंट मिक्स किए गए हैं। फॉर एग्जांपल n components are mixed together, तो हर एक की मोल फ्रैक्शन होगी। जो पहला कंपोनेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन x1 होगी, दूसरे की x2, ऐसे ही x3 अप टू सो ऑन xn। इन सब का आंसर 1 आना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्यों? क्योंकि मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन पता है, किसी बाइनरी सॉल्यूशन है, मुझे एक ही पता है,
तो मैं बी की निकाल सकता हूँ, ये बात याद रखना। कैसे? 1 माइनस एक्स ए करके, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर मुझे किसी एक की पता है तो मैं दूसरे की निकाल सकता हूँ मोल फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आगे चलते हैं, ये बातें हो गई। और जो यूनिट्स होंगी, यूनिट्स चेक कीजिएगा, मोल फ्रैक्शन की यूनिट्स क्या होती हैं। देखो मोल फ्रैक्शन यूनिट क्या है, ये तो रेशो है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है, नंबर ऑफ मोल्स नीचे है, तो यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होती। मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं है तो यूनिटलेस होता है। तो लिख लीजिएगा इस बात को, यूनिट्स ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या है? कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस है जी, यूनिटलेस। दूसरी बात ये चेक करो कि क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास डिवाइड मोलर मास, मतलब मास ही आएगा हमेशा। तो अगेन मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। फिर एक चीज और पूछते हैं कि रिलेशन बताओ मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से जेईई मेंस में आ चुका है, डायरेक्ट पूछा गया था ये बात, ठीक है। मोल, क्या कहा मैंने? रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी, दोनों के बीच में जरा पता कर लेते हैं, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। सपोज कीजिएगा मोलैरिटी में स्मॉल एम लेता हूँ, मोल फ्रैक्शन को मैं, अब ये भी आगे मोल फ्रैक्शन किसकी, ऑब्वियसली दो, ये तो सोल्यूट का सॉल्वेंट, मैं सोल्यूट की मान के चलता हूँ, लेट एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, सॉल्वेंट की भी हो सकता था लेकिन मैं सोल्यूट मान के चल रहा हूँ जी, हम सोल्यूट की टर्म्स में निकाल देंगे, ठीक है। लेट एक्स मोल फ्रैक्शन, और स्मॉल एम क्या है? मोलैरिटी है। मोलैरिटी का मतलब यही हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसमें होंगे जी? इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा। लेट्स से हमारे पास है मोल फ्रैक्शन एक्स है, किसकी? सोल्यूट की। दिस शुड बी इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, m1 होगा जी, m1 याद रखिएगा। m1 देखो वहां पे मैंने m2 लिया था थोड़ी देर पहले, m2 क्या था? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो m1 क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, याद रखिए, इट्स नॉट अ गिवन मास, इट्स अ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी। और डिवाइड बाय m1 प्लस 1000, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन किसकी है ध्यान रखिएगा? सॉल्वेंट की नहीं है, सोल्यूट की है, ये बात ध्यान रखिएगा। और m1 क्या है? इट्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखिएगा इन बात पे। आगे चलते हैं, आगे होगा कि भाई मोलैरिटी में बताओ रिलेशन बिटवीन दी मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मैं अगेन यही मान के चलता हूं कि जो x है वो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की टर्म में निकालेंगे, ठीक है जी, ठीक है, सोल्यूट की टर्म में निकाल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि मोल फ्रैक्शन जो होगी वो x होगी, है ना, मोल फ्रैक्शन इज x, और दिस शुड बी इक्वल्स टू m1। यहाँ पे आखिर मोलैरिटी है, मोलैरिटी को मैं यहाँ पे कैपिटल एम लिखता हूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होएगा, इस कैपिटल एम, तो मैं कैपिटल M1 कर दिया, वहां पे आखिर स्मॉल m इंटू M1 है, खास ध्यान रखिएगा। देन डिवाइड बाय कैपिटल M इज अ मोलैरिटी, देन M1 माइनस M2। अब आपको क्लियर होगा कि M1 M2 मोलर मास है, M1 किसका है जी? सॉल्वेंट का, और M2 किसका है? मोलर मास सोल्यूट का, ठीक है, प्लस 1000 इंटू डी डेंसिटी है जी यहाँ पे, याद रखिएगा यहाँ पे डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तभी 1000 आएगा, 1000 नहीं आता,
ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं मुझे, कई बार जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, कई बार तो पूछा भी गया है। कई बार तो जो मैं थोड़ी देर पहले अभी आपको मोल फ्रैक्शन वर्सेस सॉरी मोलैलिटी और मोलैलिटी में बताया था रिलेशन डेंसिटी की टर्म्स में, तो क्वेश्चन भी आया हुआ है जेईई मेंस में, ठीक है। तो और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ क्वेश्चन था मोल फ्रैक्शन के में और इनके बीच में क्या बताओ मोलैलिटी के बीच में रिलेशन डायरेक्ट पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों, ये हो गया। अब सब कुछ हो गया, अब नेक्स्ट रहेगा हमारे पास नॉर्मेलिटी। क्या रह गया? नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान सुनिएगा। नॉर्मेलिटी भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बस ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कहूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि नॉर्मेलिटी क्या चीज होती है। मैं जरा नॉर्मेलिटी देखो, इसके जो उसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा लगता है मोलैरिटी है ना, तो वहीं से थोड़ा सा होगा। तो ये क्या होते हैं? इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter of solution। तो कहने का मतलब कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाएगा। फॉर्मूला क्या बना? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में होगा जी, अगर एमएल में होगा 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में फर्क क्या है? वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है सोल्यूट के। आप कहेंगे सर ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते क्या है? तो यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं। आपको याद होगा, मैं आपको एनालॉजी समझाता हूँ। देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होंगे? आपको याद होगा कि अगर हम मोलैरिटी लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे ये क्या होगा? उसमें वैसा ही होगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास नहीं, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। यह है इक्विवेलेंट वेट, मतलब गिवन मास सोल्यूट का डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। कई बार जो इक्विवेलेंट वेट है इसको इक्विवेलेंट मास भी बोल दिया जाता है, आजकल इसको इक्विवेलेंट मास ही बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट बोल रहा हूँ या इक्विवेलेंट मास बोल रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो, वो सेम चीज़ है, ठीक है। वैसे कई बार इक्विवेलेंट मास ले लिया जाता है, ठीक है। पहले वेट यूज करते थे, अब आजकल मास बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास एक चीज़ है, भूलेगा नहीं, ठीक है जी। तो ये आ गया, इसका मतलब देखो वो था गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो यहाँ पे भी कहीं मोलर मास आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विवेलेंट मास होता है इट्स अ मोलर मास। एक चीज और आती है बच्चे, यहाँ पे इसको बोलते हैं एन फैक्टर, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एन फैक्टर क्या चीज है? कहीं बार इसको वैलेंसी फैक्टर भी कहा जाता है एन फैक्टर को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ इसके अंदर, देखो है ना, तो यहाँ पे हमें क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास को यहाँ पुट करो तो क्या आएगा? मोलर मास, और एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा। तो मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्वल किसके आगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर। अब इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूं नॉर्मेलिटी में, देखो ऊपर, तो नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी? गिवन मास सोल्यूट का, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो रहेगा, यहाँ पे साथ में एन फैक्टर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो ये चीज है, जो ये आपको पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गई। तो इसका मतलब ये क्या चीज क्या लिखी है हमने? मोलैरिटी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन है, वो क्या बना? वो हमारे पास बना कि जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर मोलैरिटी, एन फैक्टर मोलैरिटी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एन फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोलती है कई बुक्स, ठीक है। मैं एन फैक्टर लेके चलता हूँ,
ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखिएगा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। आप कहेंगे सर ये एन फैक्टर क्या चीज़ है, ये वैलेंसी फैक्टर क्या है, इसके बारे में भी ध्यान देते हैं। जो एन फैक्टर या आपका वैलेंसी फैक्टर होता है बच्चे, डिपेंड करता है सब्सटेंस के नेचर के ऊपर। सब्सटेंस कौन है, कहा गया सब्सटेंस का नेचर मतलब समझेगा। अगर मैं कहता हूँ कि एसिड है सोल्यूट, जो सोल्यूट है वो एसिड है कोई सब्सटेंस, किसी भी एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है जी, वो होता है कि वो कितने H पॉजिटिव सोल्यूशन में दे सकता है। ध्यान रखिएगा, एन फैक्टर इज द फॉर एन एसिड, एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन इन द सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, एन फैक्टर इज एसिड के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन इन द सॉल्यूशन, गिवन इन द सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा। आपको सर एग्जाम्पल लीजिए, HCl है, सबको पता है HCl कितने H पॉजिटिव दे सकता है सोल्यूशन में, 1 दे सकता है। तो HCl के लिए एन फैक्टर कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब ये हुआ HCl के लिए जो नॉर्मेलिटी है वही मोलैरिटी होती है। याद रखिएगा कि HCl के लिए जो नॉर्मेलिटी की वैल्यू है वही मोलैरिटी की वैल्यू होगी, या जो मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी होगा। H2SO4 ले लेते हैं। अब H2SO4 के पास एन फैक्टर कितना होगा, 2। ठीक है जी, 2 होगा। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी इज ट्वाइस द मोलैरिटी। H3PO4 ले लो, एन फैक्टर कितना हो गया, 3। तो ये काम चलता जाता है जी, बस आपको समझना है। ठीक है। सेकंड, अगर बेस होगा, कहा गया कि अगर कोई बेस होगा तो क्या होगा जी, तो समझिएगा बेस के लिए क्या होता है, बेस, सेकंड बेस के लिए क्या होगा एन फैक्टर, कि कितने OH नेगेटिव सॉल्यूशन में दे सकता है। इट्स अ नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन इन द सॉल्यूशन, गिवन इन द सॉल्यूशन। एग्जांपल NaOH या फिर KOH कितना दे सकता है, 1 दे सकता है। तो एन फैक्टर क्या होगा जी, इन दोनों के लिए 1 होगा। आप और ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे ही आप किसी लिए 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो एन फैक्टर यहाँ पे हमें पता लग गया कि एसिड और बेस का क्या होता है। एसिड के लिए कितने H पॉजिटिव दे सकता है और बेस के लिए कितने OH नेगेटिव दे सकता है सॉल्यूशन में। फिर आता है कि अगर आपका कोई सब्सटेंस सॉल्ट हो गया, सॉल्ट हो गया जी, कहा गया सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होगा, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर होगा कि इज अ टोटल चार्ज या टोटल वैलेंसी ऑन द मेटल एटम। ध्यान रखिएगा, एन फैक्टर सॉल्ट के लिए क्या होगा, इज अ टोटल चार्ज या पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल, ऑन द मेटल। एग्जाम्पल लीजिएगा NaCl, NaCl के लिए एन फैक्टर 1 होगा, क्यों, क्योंकि Na के ऊपर +1 चार्ज होता है। कोई और ले लीजिएगा, अगर मैं कहूँ Al2SO4 होल थ्राइस, तो हमें पता है एन फैक्टर कितना होगा इसके लिए, 3 होगा। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा वो 3 आएगा। लेकिन एक बात और बताता हूँ, कई बार ना इसको क्वेश्चन में भी देखा गया है कि अगर Al2SO4 को वो कहते हैं कि डिजोल्व करते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस को डिजोल्व करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये ऐसा आता है, ट्वाइस ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे बैलेंस कीजिएगा, इस टाइम पे जो टोटल चार्ज होगा मेरे बच्चों वो 3 पॉजिटिव नहीं है, वो 6 है। ये भी ध्यान रखना। वहां पे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ध्यान रखना, वो डिसोशिएट करके देते हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पे आपको सपोज करो, एक मैं चीज बताऊँ कहता हूँ, वो कहेंगे फॉर द Al2SO4 होल थ्राइस, अगर वो डिसोशिएट होता है, हमें पता है सॉल्ट है तो डिसोशिएट होगा ही। अब 100% है या नहीं, अगर 100% तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रह जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि ये, चलो मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर इस पूरा ही पूरा कर रहा है, ये टोटली डिसोशिएट हो रहा है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज दिख रहा है हमें कि 6 होने वाला है। आपने सर पॉजिटिव वैलेंसी लिखा है यहाँ पे, याद रखिए मैंने लिखा है पॉजिटिव चार्ज लेकिन टोटल लिखा है बच्चे, तो याद रखिएगा एन फैक्टर इस केस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे
जो अगर मैं क्वेश्चन पूछा जेई मींस में, तो नॉर्मेलिटी वर्सेस मोलैरिटी की रेशियो क्या होगी फॉर Al2SO4 होल थ्राइस, इट्स अ 6। याद रखिएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी की रेशियो 6 आ जाएगी, एक खास ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या होता है कि अगर आपका कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर क्या रहता है? उनके लिए एन फैक्टर होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस्ट या गेन किए गए हैं। क्या रखेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। तो आप मोलैरिटी से ही नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, अगर आपको मोलैरिटी पता है, एन फैक्टर पता है, ध्यान दीजिएगा इस बात में। और एक बात और आपको दिख रहा होगा कि जो नॉर्मेलिटी है मेरे बच्चे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम आती है इसमें, है ना। तो नॉर्मेलिटी क्या होगा? नॉर्मेलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा जी, क्योंकि वॉल्यूम की टर्म आ रही है यहाँ पे। एक चीज और यहाँ पे, जो नॉर्मेलिटी है हमें दिख रहा है कि जो नॉर्मेलिटी है वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है, क्योंकि हमें दिख रहा है एसिड होगा, बेस होगा, सोल्ट होगा, सोल्यूट, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो नेचर होगा रिएक्शन का उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मोलैरिटी नहीं करती। ये भी बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि नॉर्मेलिटी डिपेंड्स, नॉर्मेलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर, अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे टर्म सारे एन फैक्टर आ रहा है इसके बीच में। एन फैक्टर चेंज होता चला जाएगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एसिड है कि बेस है ना, रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द रिएक्शन पे। बट मोलैरिटी, बट मोलैरिटी डज नॉट, ये बात याद रखिएगा कि मोलैरिटी डिपेंड नहीं करेगी आपकी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुए आपके नॉर्मेलिटी के, मोलैरिटी के। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा, नेक्स्ट पार्ट होगा बच्चे, उसमें मैं इन सब के ऊपर जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो सब करेंगे। एक डाइल्यूशन लॉ है वो भी करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं सब लेकर आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेटर आपके बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट सीखने के लिए। थैंक यू।